तो आपका पेपर है ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो अपर पार्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ अबाउट नॉलेज। जो पॉइंट था वो पॉइंट यहाँ पे ही आएगा। उससे पहले हमने पढ़ा था दैट इज़ अबाउट एकेडमिक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, और आपका जो डिफ्रेंसिएशन, वो क्वेश्चन के और में ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये वो क्वेश्चन के और में ये क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपको 1.2 एंड 1.3 एट ए टाइम पढ़ने के लिए बोला है। एक साथ करोगे तभी एक लॉन्ग क्वेश्चन एक अच्छा बेस बनेगा। तो उसके और में यही क्वेश्चन रहेगा, या फिर इमर्जेंस ऑफ टीचिंग मेथड रहेगा। अगर बोलोगे कि मैम ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, मैं टीचिंग मेथड कर लूँगा जितना भी आप टीचिंग मेथड पढ़ाए थे, दैट्स ऑल्सो फाइन, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे शॉर्ट में करना पड़ेगा तब, ठीक है। अब देखो एक चीज़, अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो क्या मतलब आपको फ़ायदा है। यूनिट 2 में, मतलब सेकंड यूनिट में, एनसीईआरटी एससीईआरटी के बाद आपका एक पैराडिज्म वाला क्वेश्चंस आ रहा है। अगर ओल्ड सिलेबस देखे हो तो उस बेसिस पे क्वेश्चन पेपर अगर बन ही रहा है तो वहाँ पे ज़रूर आएगा। तो वो क्वेश्चन पूछता है कि एनसीएफ और करिकुलम या फिर गवर्नमेंट कैसे चेंजेस लेके आया है, और कैसे लैंग्वेज में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट का इवोल्यूशन है, वहाँ पे भी पैराडिज्म शिफ्ट है, शिफ्टिंग है, विकास है। इसलिए बोला 1.3 जो आपका आंसर है ये यूनिट 2 में भी काम में आ जाएगा, यूनिट 2 में भी काम में आ जाएगा। तो यूनिट 2 का जो लास्ट क्वेश्चन है लिख के रखिए प्लीज़, पैराडिज्म वाला क्वेश्चन उसी में आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो के ऊपर 2 क्वेश्चन का एट ए टाइम लिख दूंगी, आपका काम रहेगा दोनों को अगर प्रिपेयर करो तो उसके बेसिस पे। अब बहुत बच्चों का आया था मैम आपने बोला टेक्स्ट बुक वाले पॉइंट्स को जर्नल एंड जो आपके जर्नल वाला पॉइंट है, मैगज़ीन वाला पॉइंट है, उसमें लिख सकते हैं। हाँ, जर्नल मैगज़ीन लॉन्ग में नहीं आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और अगर जर्नल मैगज़ीन वाला क्वेश्चन लॉन्ग में आया भी, आप अटेंड ना करें, मार्क नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर टेक्स्ट बुक भी आया तो उसको भी अटेंड ना करो लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी प्रेजेंट है। अगर नेशनल लेवल और स्टेट लेवल एजेंसी का नाम मेंशन हो जाता है तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही प्रिपेयर करना चाहिए, उससे मार्क बढ़ेगा, ठीक है। मार्क बढ़ता है, मार्क फेचिंग क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक लिखोगे तो वो 15 से जितना भी अच्छा से लिख दो वो आपको हार्डली टू हार्डली 9 या 10 देगा। अगर आप एनसीईआरटी एससीईआरटी लिखोगे सेकंड यूनिट के लिए तो हार्डली टू हार्डली अगर अच्छे से लिख दो 12-13 मार्क भी मिल जाता है। तो यही आपका पॉइंट है, आउट ऑफ 16 आपको क्या चूज़ करना है। हमेशा क्वेश्चन चूज़ करते हुए भी ध्यान देना। पहला तो रहता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन क्या हो रहा है, अगर मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है अगर मुझे नहीं आ रहा है तो तब तो बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो अटेंड करना पड़ेगा। तो 2 आपको ऑप्शन दिया गया, वैसे आप प्रिपेयर करें। टोटल क्वेश्चन नंबर 8 ही है, तो दोनों यूनिट में मिला के 8 क्वेश्चन है, बट आपको बहुत जगह में रिपीट बोला गया है तो उस वजह से 5-6 क्वेश्चन हो गए। जो बच्चे करिकुलम एंड सिलेबस वाला पाठ्यक्रम और सिलेबस वाला पोर्शन पढ़ लेंगे उनका पेडागोजी में भी हो जाएगा और इस पोर्शन में भी हो जाएगा। मगर अच्छे से पढ़ के जाना। बहुत बच्चों का रहता है मैम आपने 18 पेज दिया है, अरे 18 पेज फ्यूचर के लिए दिया है, अभी आपसे जितना होगा। मेन टॉपिक क्या होता है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, करिकुलम का, सिलेबस का, देन डिफरेंस के बाद इसका ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल और स्टेप्स क्या क्या हैं फॉर्मेशन के, बस इतना इनफ होता है। तो वैसा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जिन बच्चों को लग रहा है कि टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मैम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया बट मैगज़ीन जर्नल प्रिपेयर नहीं किया है, तो एक ही पॉइंट याद कर लो कि मैगज़ीन जर्नल का इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन याद कर लो, हाफ पेज का, और उसको शॉर्ट के नाते ही माइंड में रखो। बाकी का जो पॉइंट्स है ना वो टेक्स्ट बुक के साथ सेम रहेगा। अगर आप उसको लॉन्ग के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो बार बार बोल रही हूँ उसको उतना मार्क्स नहीं मिलता है, रेयर मिलता है, तो उसको ना अटेंड करना बेटर है। हो गया इतना डिस्कशन पहला। चलो, इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। अब बोला जा रहा है कि स्कूल सब्जेक्ट और विषय कैसे उद्भावन हुए हैं, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल मतलब ये लॉ वगैरह उसके बेसिस पे कौन से सब्जेक्ट्स आए हुए हैं, तो उसका विषय वस्तु लिखना है। दैट इज़ द समरी ऑफ दैट सब्जेक्ट्स, कैसे आए ये सब्जेक्ट सारे। तो मेन हमें कैसे लिखना पड़ता है,
अगर बुक में ढूंढोगे ना, इसका डिटेल्ड आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो इस बेसिस पे हिंदी में डायरेक्ट है, इंग्लिश में भी डायरेक्ट है, जो लिखवाया गया है उसी को पढ़ के जाओ, अच्छे से प्रेजेंटेशन देना, मार्क्स उसी के बेसिस पे, आपके प्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही मार्क्स आते हैं। अब पॉइंट आता है कि इंट्रोडक्शन में क्या होगा मैम, एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, जो पहले भी पढ़ चुके हैं कि एजुकेशन क्या है, कैसा है। उसके बाद नॉलेज के बारे में लिखोगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से आपको ज्ञान मिलता है, नॉलेज मतलब ज्ञान मिलना। फिर अभी नॉलेज और विषयों के बारे में लिखोगे कि सब्जेक्ट के साथ ज्ञान का क्या रिश्ता है। फिर आता है स्कूल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा मेंशन। फिर करिकुलम किसे कहते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होता है, यहाँ पे भी दिया गया है करिकुलम डेवलपमेंट का। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड करिकुलम इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से शुरू हुआ सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का एक साथ। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि राइट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ स्कूल सब्जेक्ट और करिकुलम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, तो यही आंसर लिखना है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, यही आंसर लिखना है। तो आपने इन्फॉर्मेशन दिया और उसको जो हैम्पर करता है उसके फैक्टर्स को लिख दिया। फिर अभी उसके इमर्जेंस को लिखा, जो कि पैराडिज्म शिफ्ट के पॉइंट के हिसाब से दिया गया कि कब आया है ये सब्जेक्ट, कौन से पीरियड में आया और किस किस चीज़ के साथ आया। फिर आपको यहाँ पे करंट सिचुएशन दिया गया सोशल साइंस सब्जेक्ट का, और सोशल स्टडीज़ बोल सकते हो उसके पॉइंट्स। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं, द बिगेस्ट नंबर ऑफ पीपल विद फंडामेंटल राइट्स एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसके साथ आपके सब्जेक्ट्स जो है ना, इन सब्जेक्ट्स का जानते हो क्या है, आपका आ गया जैसे कि हिस्ट्री एंड सिविक्स। फिर इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स इन फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट है, तो फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स, एनी ओपिनियन, ऐसा लिखना है। फिलोसॉफी का मतलब क्या है। फिर नेचुरल साइंस का मतलब क्या है, नेचुरल साइंस और साइंस एक ही चीज़ है, क्योंकि नेचुरल साइंस से ही साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ये सब निकलते हैं, और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है हमने वो दिया। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज में क्या क्या आता है वो सब आप मेंशन करेंगे। लैंग्वेज इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था, लैंग्वेज इंडिपेंडेंस के बाद कैसा डेवलपमेंट हुआ वो मेंशन है, बस यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने पैराडिज्म शिफ्ट को देखते हुए ही ये क्वेश्चन बनाया है, और उसके साथ इमर्जेंस को देखते हुए। जो आपको दिया गया है 1.3 में हिंदी में, उसी का ही इंग्लिश वर्जन यहाँ पे है, लिखवाया गया है। तो अच्छे से सुनना, आज एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, इसको डिटेल कंप्लीट करेंगे और ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी, एससीईआरटी पकड़ेंगे और ट्राई करेंगे कि एनसीईआरटी को अच्छे से समझो, फिर एससीईआरटी को समझना, क्योंकि मैं तो ट्रिक दे रही हूँ आपको कि एनसीईआरटी जिसने प्रिपेयर कर लिया वो एससीईआरटी कर लेगा। ठीक है, या फिर एनसीईआरटी नेक्स्ट क्लास अगर बड़ा लग जाए तो उसके नेक्स्ट में एससीईआरटी, उसके साथ एनसीएफ का कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर दूँगी, पहले पढ़ाया है फिर से आपको बता दूँगी। ठीक है, इतना ही टारगेट है इस वीक का, क्योंकि कमिंग वीक में आपको गैप दिया जाएगा पूरा मेरे एग्ज़ाम की वजह से। आप पढ़ना बस, आपको क्या क्या है, आज पूरा अपडेट किया गया है नोट्स, तो एग्ज़ाम पे टाइम पे और नोट्स मत मांगना, ये डाउनलोड कर लेना आज। ठीक है, आजकल के अंदर डाउनलोड कर दो, एक एक पेपर का सारे नोट्स दिए गए हैं, आप डाउनलोड करके रखेंगे सेपरेट करके। ठीक है, मैं बस प्लेलिस्ट पहले भी दे चुकी हूँ, फिर से दूंगी। रहा बाकी कल कॉमन पोर्शंस दिया जाएगा आपका पहले, उसके साथ एक वीडियो भी बनाना पड़ेगा, इसलिए वो दूंगी, नोट्स दूंगी आपके पेडागोजी के बेसिस पे, क्योंकि एक साथ बहुत से पेडागोजी हैं तो उनको क्लैरिफिकेशन देना है, तो एक छोटा वीडियो बनाया जाएगा, उसको सब बच्चे सुनेंगे, उसके बाद ही प्रिपेयर करेंगे अगर कोई क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो। इतना है, अब चलो आगे। इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, हाँ बोलो जब, ओके। इंट्रोडक्शन सुन लो अच्छे से। एजुकेशन क्या है ना, एजुकेशन और शिक्षा बोल लो। शिक्षा इट इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, ये एक अस्त्र जैसा है, बहुत शक्तिशाली अस्त्र जैसा है, अस्त्र शस्त्र हम बोलते हैं, विच वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, जिसका व्यवहार करके हम पूरे पृथ्वी को, पूरे विश्व को परिवर्तन ला सकते हैं उसमें। एजुकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, एजुकेशन के द्वारा आप नॉलेज और ज्ञान को प्रसार कर सकते हो, प्रचलन भी कर सकते हो, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ले सकते हो, वैसे ही कौशल भी, स्किल्स भी, और डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स भी इन वेरियस फॉर्म्स। एजुकेशन इज बोथ द एक्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज टू अदर्स एंड द एक्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम समवन एल्स। एजुकेशन का मतलब ये भी है एक्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज, जैसे मैं एज ए टीचर आपको पढ़ा रही हूँ, बट मैं कहीं पे और भी तो पढ़ रही हूँ,
दैट मीन्स मैं लर्नर भी हूँ, टीचर भी हूँ। वैसे ही हम जब कोई ज्ञान हमारे पास रहता है, अगर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस रहता है, उस चीज़ को जब दूसरों से शेयर करते हो उसको एक्ट ऑफ टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, टीचिंग बोलते हैं, शिक्षण का एक प्रकार बोलते हैं जिसके माध्यम से हम ज्ञान को बांटते हैं। और हम लर्नर भी हैं क्योंकि हम दूसरों से सीखते भी हैं। ठीक है, तो ज्ञान लेना और देना, आदान प्रदान, ये दोनों ही चलते रहता है एजुकेशन के माध्यम से। एजुकेशन रेफर्स टू द डिसिप्लिन, ये एक डिसिप्लिन और श्रृंखला है दैट इज कंसर्न्ड विथ मैथड्स ऑफ टीचिंग। ये मैथड्स ऑफ टीचिंग के साथ जुड़ा है, शिक्षण विधि के साथ, लर्निंग अधिगम विधि के साथ, इन स्कूल और स्कूल लाइक एनवायरमेंट, स्कूल में और स्कूल के बाहर, स्कूल जैसा कोई भी एनवायरमेंट हो, वो कोचिंग सेंटर हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई भी एनवायरमेंट में ये चलता है। अब हम जाएंगे नॉलेज में। नॉलेज क्या है? नॉलेज मीन्स टू टेक सम इंफॉर्मेशन इन अंडरस्टैंडिंग वे। नॉलेज मतलब समझ रहे हो, ज्ञान को लेना। अगर मैं ज्ञान को ग्रहण कर रही हूँ, ठीक है, उसको समझ के ले रही हूँ, उसे ज्ञान कहते हैं। शिक्षा आप ले रहे हो, बिना समझे भी ले सकते हो, बट ज्ञान बिना समझे नहीं ले सकते, बिना एनालिसिस के ज्ञान कोई नहीं ले सकता। नॉलेज इज एन अवेयरनेस, ज्ञान एक प्रकार का जागरूकता है ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स के विषय में जानना, मतलब गुण, छोटे छोटे जो विषय के गुण होते हैं उसको जानना, और सिमिलर डिसिमिलर सिचुएशन को जानना, एक प्रकार के मतलब समान प्रकार के परिस्थिति और असमान प्रकार के परिस्थिति को जानना। और ए प्रैक्टिकल स्किल मतलब जो होता है सामने होता है, जो कौशल आप सामने लगाते हो, सामने कोई परिस्थिति आ गया, उस परिस्थिति को संभालने के लिए लगाते हो, ऐसा होता है ज्ञान। नॉलेज मीन्स इवैल्यूएट समथिंग। नॉलेज क्या देता है ना, ऐसा ज्ञान है जो आपको कुछ चीज़ों को मूल्यांकन करने के लिए देता है, कॉग्निटिवली आपका ज्ञान का व्यवहार करके, एंड फाइंड आउट कंक्लूजन, इसका आप कंक्लूजन और अंत का जो मतलब रिजल्ट होगा वो ढूंढ के लाते हो। अभी रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन नॉलेज एंड सब्जेक्ट, विषय एवं ज्ञान के अंदर क्या संपर्क है। तो हमारा पॉइंट है, ये सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ नॉलेज। विषय जो होता है ये ज्ञान का एक एरिया और क्षेत्र होता है, छोटा सा पार्ट है। अगर मैं एक डायग्राम भी बनाऊं तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आता है तो ये नॉलेज है। ठीक है, तो नॉलेज के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़ सकते हैं, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो कि हम पढ़ते हैं स्कूल में, विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी में, और इन एनी इंस्टीट्यूशन। सब्जेक्ट इम्प्लाइज, विषय क्या है ना, विषय एक ओपननेस है, एंड ओपननेस ऑफ मेनी नॉलेज। विषय बहुत सारे ज्ञान को और आगे बढ़ाता है, इसलिए उसको ओपन करता है, खोल के देखा जाता है कि उसके अंदर का चीज़ क्या है। विथ एक्सट्रीम मीनिंग, उसके बहुत प्रकार के मीनिंग होते हैं, डिटेल्ड वाले। सो इन कंपैरिजन, अगर मैं कंपेयर करूं किसको, सब्जेक्ट को नॉलेज के साथ, तो नॉलेज इज स्मॉलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ज्ञान क्या है, इंफॉर्मेशन का छोटे छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, स्मॉलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर विद इन ए सब्जेक्ट। अब एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने क्या बोला, ज्ञान, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सब्जेक्ट आ सकते हैं। अब और एक चीज़ भी आ सकता है, ये अगर सब्जेक्ट है ये भी ज्ञान है, ये अगर सब्जेक्ट है ये भी ज्ञान है, ये अगर सब्जेक्ट है ये भी ज्ञान है, ये भी सब्जेक्ट है तो ये भी आपका ज्ञान है। समझ आया? मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास बहुत सारे विषयों का नॉलेज है तो ये बन रहा है ज्ञान बहुत सारे विषयों से और डिसिप्लिन से। बट अगर मैं बोल दूँ नॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को भी नॉलेज बोलते हैं, और वो नॉलेज एक विषय के अंदर में भी होता है। तो हम बोल सकते हैं विषय एवं नॉलेज एक दूसरे के परिपूरक हैं, मतलब वाइस वर्सा, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे के बिना ये अधूरे रहेंगे। ठीक है, स्कूल सब्जेक्ट, ये स्कूल सब्जेक्ट इज एन एरिया ऑफ लर्निंग। स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है, एरिया ऑफ लर्निंग होता है, सीखने का एक क्षेत्र होता है जो कि स्कूल करिकुलम और पाठ्यक्रम के द्वारा सीखा जाता है। दैट कॉन्स्टिट्यूट एन इंस्टीट्यूशनली डिफाइंड फील्ड ऑफ नॉलेज। इंस्टीट्यूशनली मतलब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाया जाएगा, जो कि ज्ञान का एक पार्ट है, और प्रैक्टिस फॉर टीचिंग लर्निंग, और इसको यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है टीचिंग लर्निंग के लिए। कंस्ट्रक्टिंग ए स्कूल सब्जेक्ट, जब हम एक स्कूल सब्जेक्ट को बनाते हैं, इज अकॉर्डेंस विथ रेस्पेक्ट टू बोथ सोशल एक्सपेक्टेशन एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ टीचिंग।
हम दो चीज़ को देखते हुए स्कूल सब्जेक्ट और विषयों को बनाते हैं। क्या है वो? सोसाइटी का नीड क्या है, मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसका ज़रूरत क्या है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ टीचिंग, टीचिंग का महत्व क्या है, उसमें कौन से कार्य होते हैं। स्कूल सब्जेक्ट्स आर, जैसे कि स्कूल सब्जेक्ट्स बोल दिए गए, नाम फटाफट लिख देना जो भी स्कूल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आर ह्यूमन कंस्ट्रक्शन इन रेस्पॉन्स टू सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल रियलिटीज़ एंड नीड्स। जितने भी आपके विषय हैं वो सारे विषय किसके आधार पे बनते हैं? सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं और उसकी ज़रूरत के हिसाब से। हमारा समाज में कोई ज़रूरत है तो उसी चीज़ को हम स्कूल के माध्यम से, स्कूली शिक्षा के माध्यम से और विषयों के द्वारा बताते हैं। हमारे अर्थनीति व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है और आगे बढ़ाना है तो हम शिक्षा को और महत्वपूर्ण करते हुए अर्थशास्त्र के माध्यम से सब कुछ बताते हैं। कल्चरल मतलब ये हो गया आपके आंचलिक जो प्रोग्राम्स होते हैं और गाना, गीत होता है, नाच होता है और कोई भी रिचुअल्स और ऐसे सार्वजनिक जो पूजाएं होती हैं, पूजा पाठ, पार्वण होता है, तो ये सब के द्वारा ही आपका जाता है। पॉलिटिकल बेसिस पे दैट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ के बेसिस पे राइट्स सिखाए जाएंगे, ह्यूमन राइट्स सिखाए जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगे, बच्चों के राइट्स क्या हैं सब कुछ बताया जाता है। एजुकेशनल रियलिटीज़ के माध्यम से जैसे शिक्षा का व्यवस्थित रूप से क्या महत्व है, मतलब दैट इज़ अ एजुकेशनल प्लान करके, जो प्लानिंग ऑफ एजुकेशन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिस्टम। हमारे जो सराउंडिंग सिस्टम है, प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन सिस्टम में, वो बताया जाता है। चलो आगे, करिकुलम क्या है? करिकुलम ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज़, जितने भी प्रकार के लर्निंग एक्टिविटीज़ है, मतलब सीख रहे हो ना, सीखने वाला कार्य। स्कूल सब्जेक्ट मतलब विषय जो भी होते हैं, स्कूली शिक्षा के लिए जो विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। असेसमेंट दैट इज़ कॉल्ड आकलन, उसका माध्यम। इवैल्यूएशन टेक्निक मतलब आपका मूल्यांकन तकनीक। मेथड्स विधियाँ, एवं को करिकुलर एक्टिविटीज़, जितने भी करिकुलम से, पाठ्यक्रम से जुड़े हुए अधिकतर जो काम होते हैं वो सबको गाइड करना स्कूल में करिकुलम के द्वारा होता है। वेदर इट इज़ कैरी इन ग्रुप, ये ग्रुप में होगा या इंडिविजुअली एक एक बच्चों के लिए होगा, स्कूल के अंदर होगा कि स्कूल के बाहर होगा, ये सबका अगर प्रोसीजर को ऐड कर लो, इसी को बोलते हैं करिकुलम। ठीक है। और पाठ्यक्रम, करिकुलम डेवलपमेंट और पाठ्यक्रम का विकास। पहला क्या है? करिकुलम डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज प्लान्ड, ये पूरा प्लानिंग करके बनाया जाता है। पर्पसफुल, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। प्रोग्रेसिव, हमेशा उन्नति मतलब उन्मुख रहेगा, आगे की तरफ चलेगा, उन्नति मान का रहेगा और आगे ही बढ़ता जाएगा। सिस्टमैटिक, संस्थानीय रूप से होगा, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इन ऑर्डर टू क्रिएट पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, किस लिए? पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, सकारात्मक आगे बढ़ने के लिए, सकारात्मक उन्नति के लिए ये एजुकेशन सिस्टम में चाहिए। इसलिए करिकुलम को डेवलप करना हो तो प्लानिंग के साथ करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आया, करिकुलम डेवलपमेंट हैज़ ए ब्रॉड स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप है इसके पास, बहुत बड़ा, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द स्कूल, ये सिर्फ स्कूल के विषय में नहीं है और सिर्फ लर्नर के विषय में नहीं है, ना ही कोई शिक्षक के विषय में है और शिक्षिकाओं के विषय में है, बट ऑल्सो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड नेशन, बल्कि ये संपूर्ण विकास किसका है? समाज एवं राष्ट्र का है। इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, स्कूल विषय का जो इमर्जेंस मतलब उद्भावन एवं विकास, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स दिए गए, इसके ऊपर आधारित है। पहला, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, हमारा सामाजिक और अर्थनीति परिस्थिति कैसा है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, हमारा लॉ मेकिंग और हमारा जो न्याय विचार करने वाले जो है कार्यालय सारे, उनका विकास कैसे हो रहे हैं। इशू ऑन पॉवर्टी, दारिद्र्य के ऊपर जो भी कठिनाई हैं और इश्यूज़ हैं। क्लाइमेट चेंज, हमेशा परिस्थिति चेंज होते रहता है और हमारे जो वेदर है या फिर हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो चारों तरफ के मतलब क्या बोल सकते हैं, बारिश हो जाना और हम जैसे बोलते हैं कि अभी गर्मी लग रहा है, तो ये जो भी चेंजेस हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो संपूर्ण विकास के लिए सोचा जाए, मतलब इंसान और उसका समाज, उसका इकोनॉमिक कंडीशन, सबका जब संतुलन बना रहे, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। आगे चलते हैं।
अभी हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्कूल सब्जेक्ट एंड करिकुलम इन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड पॉलिटिकल। मतलब सोचो यहाँ पे जो नोट्स बनाया गया ना, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट दोनों के लिए दिया गया है, ठीक है। अगर सोशल कॉन्टेक्स्ट भी आया तो आप इसी पॉइंट को लिखेंगे और बोलोगे मैम दोनों आया तो इसको रिपीट कर देना बस, ठीक है, उसको रिपीट करना बस, ठीक है। अभी देखो, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, जब दोनों एक साथ आ जाए तो ऐसा लिख सकते हो, अगर अलग अलग आया हो तो 2 पार्ट करके लिखना पड़ेगा। चलो, चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स। देखो, सोशल कॉन्टेक्स्ट बोला गया ना, तो समाज में क्या सिखाना चाहिए बच्चों को? बच्चों को ये सिखाना चाहिए कैसे वो दूसरों को सम्मान दे, रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर, दूसरों के अधिकारों को भी सम्मान दे, खुद के अधिकार के साथ साथ दूसरों के अधिकारों को भी सम्मान दे। टू फील एम्पैथी, कोई अगर दुखी है, कोई अगर कोई प्रॉब्लम में है, उसको कैसे सल्यूशन दे, उसके लिए तत्पर रहना, एम्पैथी दिखाना कि मैं हूँ, आप करो, हो जाएगा, ऐसा टाइप का बिहेवियर। एंड लर्न टू वर्क कोऑपरेटिवली, एक साथ मिलजुल के काम करना। एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन पीसफुल वे, एंड जो भी दुविधाएं आ रही हैं और झगड़े लग रहे हैं उसको, प्रॉब्लम्स को सल्यूशन देना पीसफुल, शांतिपूर्वक। सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस, ये दोनों पॉइंट में लिख सकते हैं, इज़ ए मेजर कैटेगरी ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। अगर सब्जेक्ट्स में से कोई बड़ा सब्जेक्ट है ना तो वो सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर आधारित होकर बनाए जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ फैक्टर्स, गवर्नमेंट फोर्सेस, मतलब गवर्नमेंटल जो रूल रेगुलेशंस हैं वो, ह्यूमन राइट्स, मनुष्य के अधिकार, जेंडर, लिंग, माइनॉरिटीज़ जो दारिद्र्य सीमा रेखा के नीचे हैं, मार्जिनलाइजेशन, ये तो आपका बोला जाता है वैश्वीकरण, और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ग्लोबलाइजेशन जो बोल सकते हैं हम, इसको पूरे विश्व का विकास, विश्वीकरण, ये वैश्वीकरण है, ये विश्वकरण है, ठीक है। करप्शन, दुर्नीति एंड अब्यूज़ ऑफ पावर, शक्ति का अपव्यवहार, तो ये सारे हैं, ये आपके सोशल साइंस में मेन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सोशल साइंस और स्टडीज़ इंक्लूड्स वेरियस ब्रांचेस, बहुत सारे इसके प्रकार भेद हैं, ब्रांचेस हैं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, लॉज, डेमोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी एट्सेट्रा, ये बस सोशल साइंस के ही विषय हैं, ठीक है। इमर्जेंस क्या हुआ, कैसे आया सोशल साइंस, उद्भावन कैसे हुआ? सोशल साइंस बिगिंस इन द एज ऑफ 1650 और आफ्टर 1650, मतलब ये बोल सकते हो कि 17th सेंचुरी के पीरियड में ये आया था, 1650 से पहले आ सकता है और 1650 के समय आया हो या उसके बाद आया हो, ऐसा माना गया है। सोशल साइंसेस कैम फ्रॉम द एज ऑफ रिवोल्यूशन। देखो, रिवोल्यूशन का एज जो था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जहाँ पे शिल्पीकरण हुआ था और शिल्प विप्लव हुआ था, एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन जहाँ पे फ्रेंच विप्लव हुआ था, फ्रांस विप्लव हुआ था, वहाँ से बोल सकते हैं कि सोशल साइंस का जो एज है आरंभ हुआ, ठीक है। इन द 18th सेंचुरी, जब 1800 ईस्वी में हम आए, 18th सेंचुरी में आए, इट वॉज रिफ्लेक्टेड बाय, इसको किसने ज़्यादा करके दिखाया और शो किया, वो थे जॉन रॉशियो, ठीक है, जॉन रॉशियो, और उन्होंने इस विषय पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, जो कि था लॉ, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, ट्रेड एंड आर्ट, ठीक है। इन 19th सेंचुरी, ठीक है, सोशल साइंस प्रोवाइड्स मेनी एकेडमिक सब्जेक्ट। 19th सेंचुरी में बहुत सारे सब्जेक्ट आए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ईवीएस एट्सेट्रा। और इन 20th सेंचुरी जो अभी का पीरियड, मतलब अभी तो 21st है, बट 20th सेंचुरी जो चल रहा था, उस पीरियड में सोशल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ और उसके विभिन्न प्रकार के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो मैथडोलॉजी होते हैं, विधियाँ होती हैं, क्वांटिटेटिव मैथडोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और आज के समय पे इन 21st सेंचुरी सोशल साइंस प्रोवाइड्स फास्टर सोशल जस्टिस, कैसे सबको जस्टिस दे और इक्वालिटी दे, एम्पैथी सहायता करे और सहायता करे कि सोचे लोग क्रिटिकली एंड जुडिशियसली, नियम के साथ। करेंट सिचुएशन देखते हैं कि सोशल साइंस में करेंट सिचुएशन क्या है। इट फोकसेस ऑन कंटेम्प्रेरी मैटर, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब प्रचलित जो पॉइंट्स हैं और आगे जो घटित हैं उसके ऊपर है, मतलब दैट इज़ द प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम, नाउ डेज एजुकेशन सिस्टम इज़ टोटली डिफरेंट। तो ये उस समय से लेकर इस समय तक का सारा नॉलेज के ऊपर काम करती है।
इट गेव मोर इम्पोर्टेंस टू सोशल अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सोशल और सामाजिक जागरूकता बढ़े इसलिए ध्यान दिया जा रहा है। इट पेइंग अटेंशन टू इथिकल कंसर्न्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे रहे हैं इथिकल कंसर्न्स के ऊपर, ठीक है, एथिक्स के ऊपर। इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू पीस बिल्डिंग, कैसे शांति बनाया जाए, गढ़ा जाए, इसके ऊपर था। इट कंसर्न विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास, वो भी सबके साथ संतुलित रूप से विकास। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोई बड़ा है ना तो इंडिया है, भारत है, जहाँ पे सार्वजनिक अवस्था में सब कुछ किया जाता है और लोग यहाँ पे सब कुछ मिलके लॉ बनाते हैं। इट हैज़ बिगेस्ट नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, अभी तो 140 करोड़ के प्लस हैं, विथ इनके फंडामेंटल राइट्स हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया टेक्स प्लेस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स जो भी है सिस्टम, वो संविधान के अनुसार है, ठीक है, और संविधान के जो व्यवस्थित रूप हैं उसी के माध्यम से होती हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कौन हेड है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द नॉलेज सब्जेक्ट करिकुलम इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हेल्प फॉर द फॉलोइंग डेवलपमेंट, ये जो विषय है, ये जो ज्ञान है, ये जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, ये संपूर्ण रूप से पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत कुछ डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। जैसा बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड ट्रेनिंग इन डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, आपको कैसे उत्तम नागरिक बनाया जाए उसके लिए विषय पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। कैसे आप लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएँ तो उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। नंबर 2, नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब नेशन को जोड़ना, राष्ट्रीय जो भाव होता है कि पूरे राष्ट्र में विकास करेंगे, और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय में विकास करेंगे, उस चीज़ को देखना। ट्रीटिंग एवरी इंडिविजुअल विथ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, सारे लोगों को समान रूप से देखना और उसको समान रूप से सम्मान और उसका जो रेस्पेक्ट है, जो सम्मान और रेस्पेक्ट बोल रहे उसको देना, वैल्यू देना। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड टॉलरेंस, सबको फ्रीडम देना, इक्वालिटी समानता देना, टॉलरेंस जैसे सहनशीलता। फ्रीडम मतलब मुक्त रूप से आपको छूट दिया गया। फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन सबको दिया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन हर एक लेवल में होगा, ठीक है, यहाँ तक समझे हो, और थोड़ा सा है आज कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, मतलब 5.5 पेज और भी है, 4 पेज पढ़े हैं और भी पढ़ना है, ठीक है। सो हम पढ़ेंगे फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे स्कूल सब्जेक्ट कैसे आए, ठीक है। इंट्रोडक्शन, द स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज और फैक्ट और एनी ओपिनियन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज विथ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। देखो, फंडामेंटल नेचर जो आपको न्यू देता है, न्यू मतलब फाउंडेशन देता है ज्ञान का, और कोई फैक्ट और ओपिनियन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, जो कि आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञान का डेवलपमेंट के लिए, किसके साथ, रियलिटी के साथ। हमेशा ज्ञान ऐसा रखना जो रियल टाइम में यूज़ कर सको, जो ज्ञान अभी के टाइम पे इस्तेमाल हो सके और उसका एविडेंस हो, उसी ज्ञान को हम लेना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, ठीक है। फिलोसॉफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम और लव ऑफ नॉलेज, ठीक है, लव ऑफ विजडम और लव ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए जो आपका प्यार है, सम्मान है, उसी को बोलते हैं फिलोसॉफी। तो सोच लो ये कितना डिटेल्ड और गहराई से बात को बोला गया है, ठीक है, फिलोसॉफी कितना बड़ा चीज़ है। वहाँ पे आपको हर एक मैटर से जो भी कंसर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उसके नॉलेज, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को देखते हुए दिए जाएंगे, वैल्यूज़, रीजंस, लैंग्वेज, एनवायरनमेंट, सब कुछ। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एस्थेटिक पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ों में हम सुंदरता नहीं देखते हैं, अगर उस सुंदरता को देखना शुरू कर दिया तो बहुत ज्ञान मिल जाएगा इजीली। जैसे कि स्टडी ऑफ नेचर ऑफ ब्यूटी, आर्ट, टेस्ट और क्रिएशन ऑफ बिलीफ, खुद पे बिलीव करना और चीज़ों पे बिलीव करना, जहाँ पे एविडेंसेस रहता है उसी को एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। जिन वैल्यूज़ को आप, नियमों को आप पालन करते हो, जिसका महत्वपूर्ण अवस्था देखे हो, उसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, एक्जियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। एज पर फिलोसॉफी वी हैव नेचुरल साइंस एंड लैंग्वेज। एज पर फिलोसॉफी हमारे पास 2 सब्जेक्ट आए, नेचुरल साइंस एंड लैंग्वेज। नेचुरल साइंस क्या है ना, नेचुरल साइंस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जो कि कंसर्न्ड है विथ नेचुरल फेनोमेना,
जो कि कंसर्न्ड है विद नेचुरल फेनोमेना, मतलब जो आपस में चल रहा है और आसपास जो घटित हो रहा है उस घटना के ऊपर ये आधारित होगा। इसमें हम हमारे जो सराउंडिंग में यूनिवर्स है और विश्व है उसके रिलेटेड जो भी स्टडीज़ होते हैं सिस्टमैटिकली उसको हम पढ़ते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल साइंस। पीपल ऑब्जर्व एंड बिल्ड अप नॉलेज। इंसान क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं और ज्ञान को बनाते हैं, अपने अंदर ही स्कीमा को डेवलप करते हैं। अबाउट द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, अगर बिहेवियर ऑफ एनिमल्स देख रहे हो ये जूलॉजी है। यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स, हम अगर वृक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बॉटनी है। फूड एंड मेडिसिन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। विच वॉज पास डाउन फ्रॉम द जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जा रहा है, वंशानुक्रम अनुसार जा रहा है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे कि इन्हीं में आता है एज इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी एंड इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड सर्चिंग ऑफ एविडेंसेस विद रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल पॉइंट्स। हम अगर कुछ एविडेंस ढूंढ रहे रिलीजियस पॉइंट से, माइथोलॉजिकल पॉइंट से, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। मतलब जो हमारा माइथोलॉजिकल मतलब पहले का जो धार्मिक रूप से जो भी पुरानी घटनाएं हैं जैसे रामायण महाभारत, वहाँ से भी जोड़ के हम कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये हो सकता है। ब्रांचेस ऑफ नेचुरल साइंस यहाँ पे 3 इंक्लूडेड हैं, जैसे कि हो गए आपके केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एट्सेट्रा बोला गया तो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी सब आएगा। इन 12th एंड 13th सेंचुरी नेचुरल साइंस प्रोवाइड, नेचुरल साइंस और प्राकृतिक विज्ञान आपको बहुत सारे विषयों पे स्क्रिप्चर्स और लिखा हुआ चीज़ देते थे। एंड इन 15th सेंचुरी 1500 ईस्वी में क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप आया। आपका माइक्रोस्कोप इसी समय पे आया और उसके साथ प्रिंटिंग प्रेस आया जिससे हम किताबों को प्रिंट करा सकते हैं। टेलीस्कोप आया जहाँ से हम दूरवीक्षण यंत्र बोल सकते हो, दूर का चीज़ देख सकते थे। फंडामेंटली ऑल्टर्ड द सोशल कॉन्टेक्स्ट विद द सोशल साइंटिफिक इंक्वायरी, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट था ऊपर हमने पढ़ा था उसको साइंटिफिक रूप से और विज्ञान के माध्यम से देखने के लिए ये आया। साइंटिफिक सोसाइटीज़, जर्नल्स वेर इमर्स्ड, इसी समय से हमारे जर्नल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। बहुत सारे विषयों पे ज्ञान मतलब आगे बढ़े और साइंटिफिक रिवोल्यूशन भी हुआ, वैज्ञानिक विप्लव भी हो गया 17th, 18th एंड 19th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में फोकस्ड ऑन मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस पे फोकस किया गया। कैसे मशीन्स आएंगे, किस मैकेनिक पे काम करेगा, कौन से मैकेनिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स क्या लगेगा, ये सब आया। 21st सेंचुरी में लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मटेरियल साइंस, इस विषय पे भी आलोचना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के ऊपर। लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। भाषा को अगर पढ़ते हो साइंटिफिकली मतलब पूरा सिस्टमैटिक रूप से, उसको लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज बोलते हैं। इसका ब्रांच तो पहले भी पढ़ चुके हो, फोनेटिक्स मतलब जहाँ पे स्पीच साउंड आते हैं। फोनोलॉजी द स्टडी ऑफ बहुत प्रकार के भाषाएं बोल सकते थे। तो भारत के जो संस्कृति है उसमें कल्चर, एथनिक, रिलीजियस डाइवर्सिटी तो स्ट्रांग है, उसके साथ बहुभाषावाद भी देखने को मिला और बहुत प्रकार के लैंग्वेज भी है। ये रिसेंट प्रोडक्ट नहीं है, बहुत पुराना है। इट गोज बैक टू द टाइम व्हेन आर्यन केम टू इंडिया। जो आर्य लोग थे, आर्य थे, आर्यंस बोल सकते हैं उनको, तो वो जब भारत में आए थे उनके साथ आया था संस्कृत। देयर आफ्टर बहुत सारे लोग आए और धीरे धीरे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होने लगा और संस्कृत से बहुत प्रकार की भाषाओं का भी डेवलपमेंट हुआ है। विद दैम वॉज देयर लैंग्वेज। डिफरेंट लैंग्वेजेस वेर असाइन डिफरेंट रोल्स। ऐसा बोला गया कि बहुत प्रकार भेद की लैंग्वेज है तो बहुत प्रकार के आपके डोमेन्स, मतलब बहुत प्रकार के काम, उसका इस्तेमाल, और उसके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्शन नहीं आया, ये जो भेदभाव, झगड़ा, दंगा नहीं आया। इवन एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल में ब्रिटिश प्रोमोट कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे उनके भाषाओं को भी, हमारे भाषाओं को भी। हमारा जो गांव का भाषा था, आंचलिक भाषाएं थे और संस्कृत से ही आए हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो। मैकले आपने पढ़ा होगा कंटेम्प्रेरी में, मैकले वांट्स टू स्प्रेड इंग्लिश इन इंडिया एंड डन इट। मैकले ने बहुत कोशिश किया था कि वेस्टर्न कल्चर, लिटरेचर, इंग्लिश को प्रसार करे, तो उन्होंने किया और वो सक्सेसफुल भी रहे थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ ना, सिंस इंडिपेंडेंस तक इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्टिन्यूड टू बी टॉट इन इंडियन स्कूल। इंग्लिश लैंग्वेज को स्कूल्स में पढ़ाया जाता था और बहुत ही कम स्कूल में पढ़ाया जाता था, कॉलेज में भी
पढ़ाया जाता था, इनिशियली स्टार्ट हुआ था। इंग्लिश बिकम द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर इंटरकनेक्शंस और कनेक्टेडनेस ऑफ पीपल। अगर हमें लोगों को जोड़ना है इंटरनेशनल ग्राउंड पे और अंतर्जातिक व्यवस्था पे, और आइडियाज़ का आदान प्रदान करना है, कल्चर्स का आदान प्रदान करना है, इकोनॉमीज़ और लिंगुआ फ्रांका फॉर कम्युनिकेशन, लिंगुआ फ्रांका मतलब लैंग्वेज डिफ्रेंसिएशंस, ये सब करना है, तो बिजनेस एंड एजुकेशन के माध्यम से हमें ये करना पड़ेगा। इसीलिए हमें सारे लैंग्वेज को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए एक लैंग्वेज तो पहला चाहिए ना जो कॉमन हो, तो वो है इंग्लिश। इंग्लिश हो गया। द फॉलोइंग आर सम चेंजेस लिंग्विस्टिक इंडिया, क्या है? ओल्ड इंडो आर्यंस जब आए, हैव वैदिक संस्कृत लैंग्वेज, वो आए थे संस्कृत लैंग्वेज के साथ, वैदिक पीरियड वाला। मिडिल इंडो आर्यंस जब आए, वो प्राकृत और ये संस्कृत के ही एक पॉइंट है, लैंग्वेज है, डेवलप्ड हुआ था। एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज को उन्होंने डेवलप किया। पाली भाषा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में लिखा गया था। द्राविडियन लैंग्वेज थे, अप्रोक्सीमेटली 73 लैंग्वेजेस हैं द्राविडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। अभी आया क्या? द मैनुअल रिमेन्स द स्टैंडर्ड नॉर्मेटिव ग्रामर फॉर द मॉडर्न लिटरेसी। अगर हम देखें तो मॉडर्न लिटरेसी में तमिल जो आया था वो मैनुअल रिमेन्स बोलते हैं, मतलब जो रह गया था, वंचित है। इन 1823 में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। 1835 में इंग्लिश को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माध्यम है जिसके द्वारा हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, इस माध्यम को हमने चुना। 1897 बोल सकते हो, या फिर हम लोग 1857। तो यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश्ड, जो मेन यूनिवर्सिटीज़ था जहाँ पे हम प्रसार करना चाहते थे, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। नॉट कोलकाता, कोलकाता कोई लिख के नहीं आएगा, कलकत्ता है, अभी कोलकाता है। 1947 में जब इंडिया फ्री हो गया, फ्री इंडिया चूज टू रिटेन इंग्लिश। हम अगर वैसे रहते, हम चाहते कि हमारा डेवलपमेंट ना हो तो इंग्लिश को हम छोड़ देते, बट हम चाहते थे कि ब्रिटिश आए थे, गलत किए हैं, बट उनको जो लैंग्वेज उन्होंने सिखाया उससे हम इंटरनेशनल ग्राउंड पे भी अपना परिचय बना सकते हैं, इसलिए इसको हमने छोड़ा नहीं। द्राविडियन पार्टीज एंड नेशनलिस्ट जो थे वो कैसे तमिल इंडिपेंडेंस जो पॉइंट था उस पॉइंट पे हेल्प किया। 20th सेंचुरी में यूनिवर्सल ग्रामर जो बनाया गया, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यूईसी जो आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चेयरमैनशिप में हुआ इन 1950-51 में रिपोर्ट किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन वन ऑफ द पोटेंट फैक्टर। इसके पास इतना शक्ति है कि वो डेवलप कर सकता है, वो यूनिटी ला सकता है कंट्री में। 1952 to 53 में मद्रास इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्टार्ट हुआ कैंपेन, जो कि लॉन्च किया गया बहुत अच्छे से। और 1954 में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELTs सेटअप किया गया, ठीक है, ELTs को सेटअप किया गया। द फर्स्ट सेंटर वाज एट इलाहाबाद में पहला हुआ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो चल रहा है वो गारंटीज देता है कि इंग्लिश को वो उन्नति मान में रखेगा, स्टेटस ऑफ इंग्लिश को और डेवलप करेगा। लास्ट करंट सिचुएशन में है इम्पॉर्टेंट टू लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इंग्लिश क्यों चाहिए? LSRW के लिए, पठन, शिक्षण और सीखने के लिए, लिखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, ये सब के लिए तो चाहिए। ग्रामर सीखने के लिए, उसके फंक्शंस जानने के लिए। ट्रांसलेशन टू बाइलिंगुअल को कैसे हम सपोर्ट करें, 2 भाषाओं में पढ़े। और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज बनाए इंग्लिश को, जिसके माध्यम से हम कहीं पे भी जाके बातचीत कर सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग वाज एनकाउंटर्ड और इनकरेज्ड, दोनों लिख सकते हो। तो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग ये है CALL, इसको डेवलप किया गया कंप्यूटर के माध्यम से, जो कि आजकल बहुत सारे ऐप से आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, लिखना भी और बोलना भी। वो रहता है क्या, AI वर्जन रहता है और वर्चुअल इंग्लिश लिटरेचर ट्रेनिंग रहता है, आप कर सकते हो। तो ये कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग है, इतना। तो यहाँ पे आपका पूरा इमर्जेंस का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको अभी दिख रहा होगा बहुत बड़ा, आप कॉपी में लिखोगे ये हो जाएगा 10 और 9 पेज, हैंड राइटिंग के ऊपर भी है, 9 पेज 10 पेज रहेगा। उसके अंदर कुछ तो पॉइंट्स मिसिंग हो जाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, कुछ पॉइंट छूट जाएंगे और कुछ पॉइंट आप याद रखोगे। तो इसलिए अभी के लिए पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वो एग्ज़ाम में टाइम के हिसाब से कुछ छूटेगा, कुछ रहेगा। अगर टाइम बच गया तो पूरा लिख देना 10 पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
8 से 7-8 से 10 पेज लिखोगे। बाकी चीज़ें जिस दिन ये पेपर का एग्ज़ाम है उससे पहले लैंग्वेज का पेपर है, तो थोड़ा सा स्पीड लास्ट मोमेंट तक बहुत चाहिए, उसके साथ बहुत प्रिपरेशन चाहिए लैंग्वेज पेपर और इस पेपर का, क्योंकि एक ही दिन में 2 पेपर टाइम है, उससे पहले एक दिन का आई थिंक गैप मिला है। बट अगर अच्छे से नहीं करोगे मिक्सअप हो जाएगा, तो थोड़ा सा फोकस करना है। आई होप समझ आया हो।